हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कितने तरह के लिपिड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली अगर लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो 3 तरह का ब्रॉड क्लासीफाई किया जाता है लिपिड्स को। सबसे पहला टाइप होता है इनमें सिंपल लिपिड्स, दूसरा टाइप होता है कंपाउंड लिपिड और इसको कॉन्जुगेटेड लिपिड भी बोला जाता है, और जो तीसरा टाइप होता है वो होगा डिराइव्ड लिपिड। इसके अलावा बहुत जगह आपको मिलेगा एक और टाइप के लिपिड्स जो कि मिसलेनियस लिपिड्स के नाम से भी हो सकता है, और उसमें कई सारे विटामिन्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल लिपिड्स जो होते हैं इनको हम न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं, और ये फर्दर दो हिस्सों में ये क्लासीफाई होते हैं। पहला है आपका ग्लिसराइड्स और दूसरा आ जाएगा आपके वैक्स। तो ये जो ग्लिसराइड और वैक्स है इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आता है कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स, ये क्या होंगे? ये सिंपल लिपिड के साथ, ओके, यहाँ पे सिंपल लिपिड प्रेजेंट होगा और इसके साथ फर्दर एक और ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड्स अटैच हो सकते हैं, ओके। तो इस तरह से सिंपल लिपिड के साथ फर्दर अलग अलग ग्रुप्स अटैच होकर ये कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड बना देते हैं। उसके बाद आपका थर्ड कैटेगरी है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होंगे, ये जो लिपिड्स हैं वो सिंपल और कंपाउंड लिपिड के डेरिवेटिव्स होंगे। उनमें कुछ और अगर हम एडिशन कर दें तो ये डिराइव्ड लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक एक करके हम इनको देखते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लिपिड्स के बारे में, और इसमें ग्लिसराइड्स के बारे में देखते हैं। तो व्हाट आर ग्लिसराइड्स? ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे फैटी एसिड्स आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स ऑफ ग्लिसरॉल बाय एस्टर बॉन्ड टू फॉर्म ए ग्लिसराइड। हम जानते हैं ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड अटैच होता है तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और वो एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ग्लिसराइड का अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये किस तरह के होंगे? यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये सिंपली ग्लिसरॉल है। तो ये जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 OH ग्रुप इस तरह से था पहले। इसके साथ मान लेते हैं एक फैटी एसिड आके यहाँ पे अटैच हो गया। अगर एक फैटी एसिड यहाँ पे अटैच है, बाकी दोनों में OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। सिंपली इन्हें मोनोग्लिसराइड का नाम दिया जाता है। अगर 2 फैटी एसिड आके इस ग्लिसरॉल में अटैच हो गए तो इस स्ट्रक्चर को हम अभी बोलने लगेंगे डाईग्लिसराइड्स। और अगर इस तरह से 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल में अटैच हो जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलने लगेंगे ट्राईग्लिसराइड्स। ये सिंपल इनके क्लासिफिकेशंस हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये जो ग्लिसराइड्स होते हैं ये लिपिड के सिंपल लिपिड के अंडर आते हैं, और ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है उसके साथ फैटी एसिड अटैच होके एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपके एस्टर बॉन्ड्स मिलेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, 3 कार्बन स्केलेटन है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा कैटेगरी है आपका वैक्स, जो कि सिंपल लिपिड के कैटेगरी में आता है। ये भी न्यूट्रल फैट्स होते हैं, और ये किस तरह के होंगे? यहाँ पे भी एक फैटी एसिड अल्कोहल के साथ अटैच्ड होगा। हमने इसके पहले देखा ग्लिसराइड्स में कि जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है वो खुद एक अल्कोहल होता है, ओके, क्योंकि उनके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डेफिनेटली एक अल्कोहल है। लेकिन वैक्स में डिफरेंस क्या है कि फैटी एसिड अल्कोहल से अटैच तो होगा लेकिन वो हायर देन ग्लिसरॉल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो चेन है, ग्लिसरॉल में अगर कार्बन चेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल हुआ करता था, लेकिन वैक्स में जो अल्कोहल यूज़ होगा वो मोर देन 3 होगा। बहुत सारे कार्बन स्केलेटन होंगे यहाँ पे, और ग्लिसरॉल में हमने देखा कि यहाँ पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन वैक्स में जो अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ
एक ही OH प्रेजेंट हो, और मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो फैटी एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, वो अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, एक बार देख लेते हैं इनके बारे में कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। मोनोहाइड्रिक नाम से पता चल रहा है सिंगल अल्कोहल होगा, ओके, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये लॉन्ग चेन ऑफ इस तरह से आपको कार्बन स्केलेटन मिलेंगे, ओके, इस तरह का मॉलिक्यूल है। और इसके साथ एक फैटी एसिड आके रिएक्ट करेगा, फैटी एसिड के बाद COOH ग्रुप होता है, ओके, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये वैक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो वैक्स जो होंगे बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि कॉमनली आपको बीज वस्क देखने को मिलेगा, फिर ईयर में हमारा वैक्स प्रेजेंट होता है, ओके, सीबम होता है जो कि मैमेलियंस की स्किन से प्रोड्यूस होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं वैक्स कैटेगरी में आते हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद ये वैक्स जो होते हैं ये कहाँ पे काम आता है अगर देखें तो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो वो डेफिनेटली वाटर को रिपेल करेंगे, वाटर रेपेलेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जब ये वैक्स प्रेजेंट होगा लीव्स में, कोटिंग ऑफ लिप्स में, जब लिप्स के ऊपर जब ये कोटिंग करके प्रेजेंट होगा तो वो डेफिनेटली वाटर का जो ट्रांसपीरेशन है और जो वाटर लॉस है उसको वो प्रिवेंट करने लगेंगे, ओके। तो ये है आपका दोनों सिंपल लिपिड के कैटेगरी। सबसे पहला हमने देखा ग्लिसराइड्स और दूसरा हमने देखा वैक्स के बारे में। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो है कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे सिंपल लिपिड होगा डेफिनेटली, और सिंपल लिपिड के साथ साथ हमारे पास एक दूसरा कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा, कोई भी अदर कंपोनेंट हो सकता है। जैसे कि अगर ये दूसरा जो कंपोनेंट है वो अगर फॉस्फेट ग्रुप हो जाए, मान लेते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये जो फॉस्फेट अगर अटैच्ड है तो फिर इन लिपिड्स को हम बोल देंगे फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद अगर स्पिंगोसिन अटैच हो जाए उसमें तो उसको बोलेंगे स्पिंगोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो तो उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोल देते हैं, और अगर प्रोटीन्स अटैच हो तो उन्हें हम लाइपोप्रोटीन बोल देते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम अभी डिस्कस करते चलेंगे तो आपका डाउट्स जो है वो क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहला इनका क्लासिफिकेशन में आता है फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है अगर आपको याद हो तो उसमें फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट होता है। बाई लेयर प्रेजेंट होता है, हमने ये भी देखा था कि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं, मतलब उनके पास एक हेड ग्रुप प्रेजेंट होता है और उनके पास टेल प्रेजेंट होता है। जो हेड ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और जो टेल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ये दोनों नेचर ये शो करते हैं, इसी वजह से इनको एम्पीपैथिक नेचर बोला जाता है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड का। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है ध्यान से देखें तो पता चलता है ये जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ये ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को अभी याद हो चुका होगा होपफुली। यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे CH2 हो गया, CH और CH2, यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे एक और OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरह से हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिंपली ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल के यहाँ पे देखना, ये जो OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट था, इस OH ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड आके इस तरह से अटैच हुआ है। फैटी एसिड का ये COOH ग्रुप हुआ करता था और ये इसका स्ट्रेट चेन था, मतलब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड था। ओके, दूसरा जो OH ग्रुप है उसके साथ एक और फैटी एसिड आके यहाँ पे रिएक्ट किया है और ये जो फैटी एसिड है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो किंक प्रोड्यूस करते हैं और बेंडिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा आपको बेंड दिखता नज़र आ रहा होगा। तो 2 OH ग्रुप के साथ 2 फैटी एसिड्स अटैच हो गए और जो तीसरा OH ग्रुप है आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और फॉस्फेट के साथ एक R ग्रुप यहाँ पे है। ये R ग्रुप वेरिएबल हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस भी हो सकते हैं। ओके, और कभी कभी और भी कई सारे कंपाउंड्स होते हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, उनके अलग अलग नेम होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है एक जेनरलाइज्ड फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 जो फैटी एसिड्स आपको दिख रहे हैं येलो कलर में, ये फैटी एसिड
टेल फॉर्मेशन करते हैं। ओके, जो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं फॉस्फोलिपिड को, ये जो टेल पोर्शन है वो फैटी एसिड बनाता है और ये जो हेड पोर्शन है वो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप बनाता है। आपको यहाँ पे ध्यान से अगर थोड़ा सा और सोचो तो पता चलेगा कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, जिसकी वजह से कि वो वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है। इसी वजह से ये जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए नज़र आएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। अगर ये आर ग्रुप अगर कोलिन हुआ, कोलिन ग्रुप होता है। ओके, इतना ज़्यादा 12th लेवल में तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हायर स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। तो अगर ये आर ग्रुप अगर कोलिन हुआ तो इस फॉस्फोलिपिड को हम लेसिथिन बोल देते हैं, और अगर ये आर ग्रुप इथेनोलामाइन हुआ तो इसको हम सेफलिन बोल देते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इनका जो रोल होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। जो लिपिड बाई लेयर का फॉर्मेशन होता है वो फॉस्फोलिपिड्स ही करते हैं, लिपिड बाई लेयर का फॉर्मेशन। होप कि आपको इस स्ट्रक्चर के साथ ये फॉस्फोलिपिड समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दूसरे कैटेगरी में मूव करते हैं, इसका स्पिंगोलिपिड। ये जो स्पिंगोलिपिड होता है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई, और यहाँ पे अभी तक हमने बात किया कि ग्लिसरॉल इसका बैकबोन होता है। जैसे कि पिछले में फॉस्फोलिपिड में भी ग्लिसरॉल था, उस ग्लिसरॉल में जो 2 OH मॉलिक्यूल्स के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हुआ करते थे, और तीसरा जो OH मॉलिक्यूल था उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच होता था, जिसके साथ एक और आर ग्रुप अटैच होते थे। लेकिन यहाँ पे स्पिंगोलिपिड के केस में क्या होगा कि एक ग्लिसरॉल की जगह पे ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्पिंगोसिन नाम का एक मॉलिक्यूल। इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं। जनरली अगर मैं पिछले वीडियो में आपको याद हो तो यहाँ पे इस तरह से एक स्केलेटन ड्रॉ किया था जिसे कि ग्लिसरॉल का नाम दिए थे हम लोग, राइट। ये मान लेते हैं ग्लिसरॉल है, यहाँ पे एक फैटी एसिड अटैच हुआ करता था, यहाँ पे एक और फैटी एसिड था, और एक यहाँ पे इस तरह से फैटी एसिड था। लेकिन स्पिंगोलिपिड्स में क्या होता है, इस तरह से एक लॉन्ग चेन होगा जिसका नाम होता है स्पिंगोसिन। ओके, ये हो जाएगा स्पिंगोसिन, और ये स्पिंगोसिन के साथ जो एक OH मॉलिक्यूल होगा उसके साथ एक फैटी एसिड अटैच होता है, और जो दूसरा OH मॉलिक्यूल होगा उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट होंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्पिंगोलिपिड्स का होता है। यहाँ पे 12th लेवल में आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताने का बस एक ही पर्पज़ है कि किस तरह से ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्पिंगोलिपिड्स हैं या ग्लाइकोलिपिड्स हैं, एक दूसरे से वेरी कैसे करते हैं, इसका बस एक ब्रीफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि स्पिंगोलिपिड्स का काम क्या होता है। ये भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और मेनली इनका काम क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन करना एंड सेल टू सेल कम्युनिकेट करना। इसका मतलब क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये है कि मान ये एक सेल है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ये जो स्पिंगोलिपिड्स होते हैं ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे आप। ओके, और यहाँ से कोई भी अगर सिग्नल आ रहा है बाहर से, जैसे कि नर्वस सिस्टम टू मसल एक सिग्नल आता है, राइट, तो वो कहाँ पे अटैच होता है, एक बार रिसेप्टर पे अटैच होता है। रिसेप्टर के बाद ये क्या करते हैं, ट्रांसड्यूस होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से ये जाएंगे। ओके, तो ये जो काम करता है ये स्पिंगोलिपिड्स करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं। हम टिश्यू चैप्टर में ये देखेंगे कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। कई सारे जंक्शंस बनते हैं जिसकी वजह से कि एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, या फिर क्या कर सकते हैं, ये टाइट जंक्शन बनाते हैं जिसकी वजह से कि कोई भी मटेरियल यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं, या फिर कोई मान लो ये सेल कुछ रिलीज़ किया केमिकल जो कि यहाँ पे जाके इसको फंक्शन करना है, तो ये सारे कम्युनिकेशंस के टाइप्स होते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करेगा एक सेल दूसरे से। ये सारा का सारा काम जो है वो स्पिंगोलिपिड्स करते हैं। उसके बाद तीसरा कैटेगरी के बारे में अगर बात करें तो ये होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। नाम से पता चल रहा है कि लिपिड्स के साथ कुछ ग्लाइको मॉलिक्यूल, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा लिपिड के साथ। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जनरली ये ओलिगोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है स्पिंगोलिपिड से, एक्सेप्ट क्या होगा कि ओलिगोसैकेराइड इज बॉन्डेड टू स्पिंगोसिन, यहाँ पे होगा ये ओलिगोसैकेराइड इज बॉन्डेड टू स्पिंगोसिन इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। हमने देखा था स्पिंगोलिपिड के स्ट्रक्चर में कि ये इस तरह से एक स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल था, ओके, एक फैटी एसिड यहाँ पे अटैच हुआ करता था, एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता था और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस यहाँ पे अटैच हो जाता था। ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लाइकोलिपिड के केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो स्पिंगोसिन होगा, ओके, उसके साथ एक ओलिगोसैकेराइड अटैच होगा इंस्टेड ऑफ फॉस्फेरिक ग्रुप। ये फॉस्फेरिक ग्रुप हटा के यहाँ पे एक ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। देखते हैं ये कहाँ पे यूज़ होता है, इनका फंक्शन क्या है। ये जनरली अगर बहुत इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन देखें तो जो ए और बी एंटीजन होते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, ये वहाँ पे आता है। किस तरह से आएगा वहाँ पे, आपको पता होगा कि जो RBC होते हैं उसके सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और ये जो एंटीजेंस होते हैं यही डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है। ब्लड ग्रुप आइदर A ब्लड ग्रुप हो सकता है, B ब्लड ग्रुप हो सकता है और AB हो सकता है या फिर O ब्लड ग्रुप हो सकता है। इन चारों में से कोई ना कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो RBC, ये मान लो RBC है, RBC के सरफेस पे मान लो A एंटीजन प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, ओके, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। लेकिन ये A एंटीजन जो है वो होता क्या है, वो एक एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बात किया, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बने हुए होते हैं और ये ग्लाइकोलिपिड्स जो होंगे लिपिड्स के साथ, ये रहा हमारा लिपिड मॉलिक्यूल, इसके साथ इस तरह से जो सैकेराइड ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे और ये एक कुछ एंटीजन बना लेंगे, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे और उनको हम बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच्ड है, ओके। तो इसी तरह से अगर RBC के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें A एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे, उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो A हो जाएगा। दूसरा एंटीजन B हो सकता है, ओके। तो ये जो B एंटीजन है और A एंटीजन है, इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो अटैच होते हैं लिपिड के साथ वो डिफर करने लगते हैं। जैसे कि A मॉलिक्यूल में एक अलग कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है और B मॉलिक्यूल में B एंटीजन जो होता है उसमें एक अलग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। जब दोनों ही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एंटीजन के RBC के सरफेस पे मिलने लगे, A और B दोनों, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप AB हो जाता है। और O ब्लड ग्रुप कब आएगा, जब एक जो RBC सरफेस है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, उस केस में हमारा O ब्लड ग्रुप आ जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट इसके टाइप, वो है लाइपोप्रोटीन। नाम से पता चल रहा है लिपिड के साथ प्रोटीन्स अटैच होगा। लिपिड के साथ अगर प्रोटीन अटैच है तो उसका नाम हो जाता है लाइपोप्रोटीन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये काइलोमाइक्रोन्स में देखने को मिलते हैं। काइलोमाइक्रोन्स के बारे में हम डिटेल में डाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि अभी हटा दिया गया है CBSE की तरफ से। लेकिन एक ब्रीफ आइडिया बस ये है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, लिपिड स्ट्रक्चर होगा, ओके। लिपिड के लेयर्स प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होंगे काइलोमाइक्रोन्स। इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो काइलोमाइक्रोन्स के फॉर्म में होता है, ओके। तो ये जनरली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं और एग यॉक में भी ये प्रेजेंट होता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल काइलोमाइक्रोन्स होते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी बात करते हैं, नेक्स्ट तीसरा क्लासिफिकेशन जो है डिराइव्ड लिपिड्स। जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, हमने उसका थोड़ा सा देख लिया था कि ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड से बनते हैं। उन दोनों में जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसके बाद डिराइव्ड लिपिड्स बन जाते हैं। ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव होते हैं। तो ये आइदर स्टीरॉयड्स हो सकते हैं, टर्पीन्स हो सकते हैं और भी कई सारे इनके टाइप्स होते हैं। तो टर्पीन्स क्या हैं, ये होते हैं नॉर्मली क्रोमोलिपिड्स भी बोला जाता है इनको। नाम से क्या पता चल रहा है, एक अलग ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओके। हाइड्रोकार्बन रिंग होता है, उनके पास आइसोप्रीन यूनिट होता है एक, और ये जो आइसोप्रीन यूनिट है उसके वजह से इनको क्रोमोलिपिड बोला जाता है।
जैसे कि कुछ लिपिड्स होते हैं जो कि अलग ही उनके सेंट होते हैं, राइट, तो ये टर्पीन्स होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल हो सकते हैं इसके एग्जांपल, ओके। उसके साथ कैम्फर, जो आप लोग बहुत बार देखे होंगे, कैम्फर हो सकता है। उसके बाद कैरोटीन हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके टर्पीन्स के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्टीरॉयड्स क्या होंगे? स्टीरॉयड्स के बारे में अगर जनरली हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखते हुए मिलेगा। ये है कोलेस्टेरॉल का डायग्राम, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसको आपको ओवरऑल देख के एक पिक्चर अपने दिमाग पर बना लेना है कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह का दिखता है। इसका स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए दिमाग में, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये एक बार आपके नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास एक रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। और इनके जो टाइप्स होते हैं ये कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इनके वैरायटी होते हैं। जैसे कि स्टीरॉल्स हो सकते हैं। स्टीरॉल में एग्जांपल होता है कोलेस्टेरॉल का। उसके साथ स्टीरॉयड और क्या हो सकते हैं, जो बाइल एसिड होता है वो भी स्टीरॉल, उसमें भी स्टीरॉयड्स होते हैं, ओके। और भी कई सारे स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये स्टीरॉयड्स का जो फंक्शन है जनरली हमारे बॉडी के अंदर, कोलेस्टेरॉल है जैसे कि, और भी हमारे टेस्टोस्टेरॉन्स होते हैं, ओके, और भी किडनी से भी कई सारे स्टीरॉयड्स रिलीज़ होता है। तो इनका फंक्शन क्या है, ये बहुत सारे विटामिन्स हैं या फिर बहुत सारे हमारे बॉडी में जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनके सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर टेस्टोस्टेरॉन का बात किया जाए तो वो मेल हार्मोन होता है, ओके, जो कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बारे में हम डिटेल में जब हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसको देखने लगेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रीफली क्लासीफाई करने का कोशिश किया लिपिड्स को, ओके। उसको जनरली हम तीन वे में क्लासीफाई कर सकते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला तो सिंपल लिपिड्स हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका कंपाउंड लिपिड्स, ओके, और तीसरा कैटेगरी जो होता है वो है आपका डिराइव्ड लिपिड्स। आपको एज इट इज़ इतना सारा याद नहीं करना है, एनसीईआरटी में जितना दिया है आपको उतना ही याद करना है। लेकिन एनसीईआरटी में स्टीरॉल के बारे में दे दिया है, कोलेस्टेरॉल के बारे में दे दिया है, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं किया है उन्होंने। उसी तरह से वैक्स के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है उन्होंने, एक एक लाइन करके लिख दिया है। तो उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे ब्रीफली क्लासीफाई किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये पूरा का पूरा याद करना है। जितना एनसीईआरटी में है उतना ही आपको याद करना पड़ेगा। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।